सोच रहा था कि वीडियो बना डालूं, इसलिए टाइम निकाल के बना डाली आज। टॉपिक आपको पता ही लग गया होगा कि एक ह्यूमन बॉडी क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसको, उसके ऊपर बनाई है। टॉपिक यही है। और 6 पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जिनकी आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो पूरी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो 6 पॉइंट हैं ऐसे। पहला वाटर हो गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा फैट यानी लिपिड, पांचवा विटामिन्स और छठा मिनरल्स। ये 6 बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन। इन 6 पॉइंट को पूरा कवर करिए। इनके अलावा और कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें लेते रहे तो आपकी एक बॉडी गुड और हेल्दी बॉडी बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर। वाटर कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या है हमारे शरीर में इसका काम, क्या करता है। तो उसके बारे में तो अधिकतर इतना मैं बताऊंगा नहीं, सबको पता ही होगा। सबसे पहले देखते हैं कि कितना कितना लेना चाहिए। अब लेना तो उतना चाहिए जितना हमारी बॉडी कह रही है कि हमें इतना पीना चाहिए, इतनी प्यास लग रही है तो उतना पिए। लेकिन अगर पिए भी कम से कम तो एक दिन में 2 लीटर तो पिए ही, यानी 8 गिलास कम से कम एक दिन में, रोज़ाना। अब कब पिए ये तो आपकी प्यास पे डिपेंड करता है। कैसे पीना है, कैसे पीना है ये भी सभी को पता होता है, लेकिन कभी कभी गलती कर देते हैं कि खड़े होकर पीते हैं। तो बैठ कर पिए। क्यों पीना चाहिए और घूंट घूंट करके क्यों पीना चाहिए? तो बैठ कर तो इसलिए पीना चाहिए क्या कि आपकी किडनी जो है स्वस्थ रहे। किडनी से समझते हो पैदा हो जाती है जब खड़े होकर पीते हैं। और खड़े होकर पानी पीने से जो आपके जोड़ हैं उनके बीच में जो लीगामेंट है, जो मटेरियल डला हुआ है, वो भी कम होता है, जिससे जोड़ तुम्हारे कमज़ोर होते हैं। इसलिए बैठ कर पानी पीना चाहिए। और घूंट घूंट करके इसलिए पीना चाहिए जो तुम्हारे मुंह की लार है वो पेट के अंदर जा सके। और जब लार जाएगी अंदर तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। जो आपके अंदर खाना फंसा हुआ है वो बैक्टीरिया हैं, उन्हीं को तो लार ख़त्म करेगी। इसलिए घूट घूट करके पिए लगातार। जैसे कुछ बोतल से पी लगातार पी लेते हैं ऊपर से, तो ऐसा ना करें। घूट घूट करके पानी पिएं, तभी उसका अच्छे से लाभ मिल पाएगा आपको। अब अगर हम पानी ना पिए तो क्या होगा? ये तो सभी को पता है कि पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। अब ये क्या होता है? अब ये डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं जब आप एक दिन में जितना पानी पी रहे हैं उससे ज़्यादा आपका पानी बाहर निकल रहा है आपकी बॉडी से, जैसे पसीने के द्वारा या फिर मूत्र के द्वारा। तो आपका ज़्यादा पानी जब बाहर निकलेगा तो समझ लीजिए आप निर्जलीकरण के शिकार हो चुके हैं, मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो चुका है। पानी ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, पानी की कमी है शरीर के अंदर। ये तो था पानी ना पीने या फिर कम पीने के नुकसान थे। अब नुकसान देख लेते हैं। ज़्यादा पानी पिएंगे तो अब क्या होगा? अब ज़्यादा पानी तब पिएंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, जो दिमाग और फेफड़ों से कनेक्टेड होता है। अब इससे क्या होगा? अब सोडियम की कमी होगी तो इन दिमाग और फेफड़ों दोनों में सूजन भी आ सकती है। इसलिए ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ पानी के बारे में ही। वो पॉइंट है कि पानी ऊर्जा देता है। अब ऊर्जा का आप बोलेंगे कि ऊर्जा कहाँ से देता है? कैलोरी तो इसमें होती ही नहीं है। कैलोरी कहाँ से मिलती है? कैलोरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनसे मिलती है। अब ये तीनों इसके अंदर है ही नहीं तो कैलोरी मिलेगी कहाँ से? तो भैया इसके अंदर ऊर्जा मिलेगी आपको। आप इसका फॉर्मूला पता होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक है। तो आपको पता होगा जब ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी बॉडी के तो क्या काम करती है? साधारण सी बात है उसकी, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, जैसे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो भी ऑक्सीकरण करती है भोजन के साथ क्रिया करके और ऊर्जा देती है। उसी प्रकार ये भी ऊर्जा देता है, ये इसकी ऑक्सीजन भी अंदर जाके ऑक्सीकरण करेगी भोजन के साथ, तो ऊर्जा निकलेगी। और वो ऊर्जा तो ऊर्जा बनेगी ना आप बॉडी के अंदर, इसलिए ऊर्जा देता है पानी भी। एक मेन पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि शरीर का लगभग 2/3 पार्ट जो होता है पानी का, यानी 75% हमारा बॉडी का हिस्सा पानी है। जो हमारा वेट है उसका 75% पानी ही है। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं, मुझे पहले बताना चाहिए था। एक लास्ट पॉइंट और है कि ऐसा बताया जाता है कि अगर तुम पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, तो अधिकतर ऐसा बताया ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बने। आपको बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो वाटर के फॉर्मूले में भी है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, CHO। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? चीनी, फाइबर और स्टार्च, इन तीनों तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। सब्जी, फल और अन्य दूध से बनी सभी चीज़ों में पाया जाता है।
इन तीनों तत्वों को हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों तत्व ही पाए जाते हैं। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जी, फल और अन्य दूध से बनी चीज़ों में पाए जाते हैं, तो स्रोत इसके वही हुए जो भी चीज़ हम रोज़ाना खाते हैं अधिकतर, उन सभी में पाया जाता है। ये तत्व सभी में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब मैं जैसे आपको बताऊँ कुछ और, जैसे गेहूँ का आटा हो गया, और सभी भी आटे हैं, आलू, चावल, गाजर, राजमा, ब्रेड आदि इत्यादि जितनी भी सब चीज़ें हैं, अधिकतर सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब 3 तत्व हैं, मैंने आपको बताया, चीनी, फाइबर और स्टार्च जैसे तत्व को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इनको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। चीनी और स्टार्च दोनों एक ही जैसी चीज़ है, दोनों हमें ऊर्जा देते हैं। चीनी जल्दी ऊर्जा दे देती है हमको, एनर्जी, और यानी कि शुगर, और स्टार्च जो है उससे थोड़ा कम टाइम में हमको एनर्जी मिलती है। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन फाइबर जो होता है वो हमारी जैसे मुंह के अंदर राल होती है उसी की तरह काम करता है। अगर फाइबर नहीं हुआ तो हमें मधुमेह या फिर मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमारे पेट को साफ़ करने के लिए, अन्य अन्य बैक्टीरिया जो भी चीज़ें हैं, गंदगी, उसको साफ़ करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको सोर्स बताए, ये सब इनके अंदर फाइबर होता ही है। तो फाइबर भी लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्च और चीनी जो ऑब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती चीज़ें, जो बेकार कबाड़ा रह जाता है, उसको साफ़ करने के लिए फ़ाइबर है, वही काम करता है उसका सफाई करने के लिए। अब इसके नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या है? ज़्यादा खाने से देखते हैं पहले। अ, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी, और कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी तो मोटापा आएगा, और कैलोरी की मात्रा बढ़ने से ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण दिमाग में जो रक्त का संचार है वो या तो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, और इससे हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर गहरा असर पड़ेगा। और जो मोटापा होगा हमको, उस मोटापे से हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लेते समय कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये कैलोरी वाली डाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आप अपनी दिमाग की सक्रियता को बुरा असर पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए, कैलोरी ज़रूरी नहीं है कार्बोहाइड्रेट से ही लें, प्रोटीन और फैट जैसे भी हैं उनसे भी ले सकते हैं। अब कम खाने के नुकसान क्या है? कम खाने से हमारे शरीर में फाइबर की कमी होगी, मतलब फाइबर ही नहीं होगा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो बताई मैंने शुरू में। दूसरा, दिमाग पर असर पड़ेगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा, कुपोषण जैसा रोग हो जाएगा, शरीर कुपोषित हो जाएगा क्योंकि पोषण ही नहीं मिलेगा। चौथा है, हृदय संबंधी रोग हो जाएगा। अब हृदय संबंधी रोग कैसे होगा? अभी मैंने बताया कि अगर हम ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, तो मोटापा आएगा, जिसके कारण हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर हम लेते भी नहीं हैं इसको, मतलब कम मात्रा में लेते हैं, तब भी हृदय संबंधी रोग होंगे। वो कैसे? क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो मान लो हम फैट ले रहे हैं, तो फैट से भी यही रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है ना? तो ये थे इसके कम और ज़्यादा खाने के नुकसान। अब बात आती है कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो आप उससे लगा सकते हैं, किसी भी कोई भी जो तुम प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसके हिसाब से कितना लेना चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट। अगर आप रोटी खाते हैं तो एक रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती हैं, तो पूरी एक रोटी में कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी बनेगी 68, और टोटल होती है 71। तो आप इसे भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको एक दिन में लगभग 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेना चाहिए। अब आते हैं अगले न्यूट्रिएंट्स पे। अगला है प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन मानव शरीर का विकास और रखरखाव करने वाला पोषक तत्व है। पानी के अलावा प्रोटीन ही शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, और प्रोटीन काम क्या करता है? अभी मैंने बताया कि विकास करता है, रखरखाव करता है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं उनका मरम्मत करता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होते हैं इसके अणु। और जो मांसपेशियां, हमारे ऊतक हैं, उन ऊतकों में वृद्धि करता है, जिसके कारण हमारा शरीर थोड़ा चौड़ा होता है, विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। अब इसके स्रोत देखते हैं। स्रोत हैं इसके मांस, अंडे, सोयाबीन, मछली, साबुत अनाज, मूंगफली, फलियां, नट्स, दाल इत्यादि होते हैं। लेकिन मैं अधिकतर वो बता रहा हूँ जिनको आप आसानी से खरीद सकते हैं, सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं, इनका प्राइस बहुत कम है। अब देखते हैं कि इसको कितना खाना चाहिए एक दिन में लगभग। तो 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग लगभग 4 कैलोरी होती हैं। अब अधिकतर सभी को पता होगा कि कितनी लेनी चाहिए। वैसे तो मिल नहीं पाती इतना, किसी के पास अपने ऊपर पैसे खर्च करे इतना तो होता नहीं है, आज के ज़माने में बहुत महंगाई हो गई है। और अब मैं कुछ ज़्यादा ही बताऊंगा, वैसे आप समझेंगे कि ज़्यादा ही बता रहे, इतना कैसे ले सकते हैं।
एक ऐड देखा होगा आपने अक्षय कुमार जी का कि अपने वेट के बराबर आपको प्रतिदिन प्रोटीन लेनी चाहिए। तो मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी की उम्र 14 से ऊपर है तो उसको लगभग 50 ग्राम तक कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर के अंदर 50 ग्राम तक प्रोटीन डाल ले। और जिनकी उम्र 14 से कम है वो 35 ग्राम तक लगभग। अब मैंने जो सोर्स बताए थे वो सोर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो उसमें एक अंडा बताया था मैंने, उसमें अंडे का केवल आप सफ़ेद भाग लें, वो प्योर प्रोटीन है। और उसमें लगभग एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है प्योर। तो उससे लेकर आप अपनी प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर के अंदर भरपूर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नुकसान पर कि ज़्यादा खाने से नुकसान क्या होंगे और कम खाने से नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होते हैं। ज़्यादा खाने से सबसे पहला है पॉइंट कि फ़ाइबर की कमी होती है। अभी मैंने पहले आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम नहीं खाते हैं तो फाइबर की कमी होती है, लेकिन यहाँ कैसे आ गया कि प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो फाइबर कमी होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं ना तो आपको भूख नहीं लगती, मतलब पेट भर सा जाता है, क्योंकि ये है ही ऐसा पोषक तत्व, है ही ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो आपको बहुत आपके लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी है। तो जब पेट भर जाता है तो फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। तो अब जब कुछ खाएंगे ही नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट अधिकतर हम खाते हैं तो वो खाएंगे नहीं तो फाइबर अंदर जाएगा कहाँ से, इसलिए फाइबर की कमी हो जाती है। दूसरा है कि अगर ज़्यादा खाते हैं तो किडनी पर प्रभावित करता है, ये किडनी को प्रभाव डालता है। और तीसरा है ये हृदय और लीवर संबंधी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है अगर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो। आप देख लेते हैं कि कम खाने के क्या नुकसान हैं। कम खाने के ये नुकसान है कि आप खाएंगे ही नहीं या फिर कम खाएंगे तो आपको बार बार भूख लगेगी, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपको अच्छे से भूख को शांत कर सकता है। दूसरा है कि बाल और नाखून कमज़ोर हो जाएंगे। तीसरा है आपको शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट रहेगी। मानसिक थकावट रहेगी तो भ्रम और चिड़चिड़ापन रहेगा। अगला पॉइंट है दिमाग का कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा आपका, नींद नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी अगर आप समस्याएं प्रोटीन आपको नहीं हो लेंगे सकती तो। हैं। अब अगला पोषक तत्व है वसा, यानी कि फैट। फैट शरीर में कैलोरी की आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों में से एक है। 1 ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरी होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में 2 गुनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर में फैट की मात्रा होनी नहीं चाहिए, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं कि फैट ही नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा फिटनेस चमक रही है हमारे अंदर। तो यह गलत है। अगर आप काम करना चाहते हैं कि शरीर को कार्य करने के लिए वसा बहुत ज़रूरी है। वसा हमारे शरीर में फैटी एसिड प्रदान करता है जो शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यह फैटी एसिड हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है जब हम वसा अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे। फैट शरीर में अतिरिक्त कैलोरी को स्टोर करने में कार्य करता है। वसा ऊर्जा के स्रोत के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम व्यायाम करते हैं उस समय हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से बनी कैलोरी का इस्तेमाल करता है, पर व्यायाम शुरू करने के करीब 20 मिनट बाद हमारा शरीर फैट की कैलोरी पर ही निर्भर हो जाता है। इसलिए वसा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करना चाहते हैं तो फिर वसा की जो कैलोरी है वही यूज़ करता है हमारा शरीर, इसलिए ज़रूरी है। अब ये देख लेते हैं कि वसा करता क्या है। वसा हमारे बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वसा हमारे रक्त में विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के को अवशोषित करने और रक्त में उनके परिसंचरण में मदद करता है। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। स्रोत को हम इसके दो प्रकार में बांटकर इसको वसा को तब बताएंगे। सबसे पहला है इसका संतृप्त वसा, यानी सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट उच्च, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल वाला होता है। सबसे बड़ा कारण है ये खराब कोलेस्ट्रॉल होने का, कि सैचुरेटेड फैट हम अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये समझ जाइए आप। किसी भी खाद्य पदार्थ जिसमें संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट है तो हमें उसके सेवन से बचना चाहिए। हम जितनी कैलोरी एक दिन में लेते हैं संतृप्त वसा उसके 10% तक ही सीमित रखनी चाहिए। तो अब मैं जो स्रोत बताने जा रहा हूँ सैचुरेटेड फैट के, वो अधिकतर सभी लेते हैं, लेकिन उनको अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि यही है खराब कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा होने का कारण। अब क्या है सैचुरेटेड फैट के सोर्स? तो पहला है मक्खन, क्रीम, पनीर, दूध, आइसक्रीम और वसायुक्त मांस, अंडे का पीला भाग जैसे खाद्य पदार्थों में भी ये संतृप्त वसा पाया जाता है। और अ, वनस्पति तेलों में भी पाया जाता है। ये तो मैं बताना भूल ही गया कि वसा वनस्पति तेलों में भी होता है। मैं जैसे उदाहरण बताऊँ, नारियल तेल हो गया, इत्यादि सब
अब दूसरा देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल जिमा होता है ना, वो हमारी धमनियों के अंदर, उसको कम करने में मदद करता है। लेकिन असंतृप्त वसा में बहुत अधिक कैलोरी होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अधिकांश तरल वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा होता है। इन्हीं के बेस पर अनसैचुरेटेड फैट जो होता है दो टाइप का होता है। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये वह फैट है जो नट्स और जैतून और कैनोला तेल में जैसे उत्पादों में पाया जाता है। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। यह वह वसा है जो मछली, अखरोट, बादाम, मक्का आदि जैसे पदार्थों में या फिर सोयाबीन तेल इत्यादि में पाया जाता है। अब मैं आपको वसा के यानी फ़ैट के कुछ नुकसान बता देता हूँ। कम खाने के नुकसान तो यही हैं कि अभी मैंने शुरू में बताया कि कार्य करने के लिए वसा की कैलोरी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप नहीं लेंगे तो फिर आपको कमज़ोरी आ जाएगी या फिर दुबले पतले हो जाएंगे आप। अब देख लेते हैं कि ज़्यादा खाने के नुकसान क्या हैं। बहुत अधिक जो सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा, उसके सेवन से हृदय रोग हो सकती है। अधिक मात्रा में संतृप्त वसा के सेवन से धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अधिक मात्रा में इसके सेवन से कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मोटापा जैसी समस्या हो सकती है और इसी के कारण फिर दिल की बीमारी, हार्ट अटैक जैसी समस्या या फिर और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। और पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है, उसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ प्रकार के कैंसर का भी प्रभाव पड़ सकता है या फिर खतरा बढ़ सकता है। वही सब चीज़ें हैं। क्योंकि मोटापा जब बढ़ जाएगा ना, तो उसी तरह की ये सब चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं कि इसे कितना लेना चाहिए। मैंने आपको शुरू बच्चों में बताया कि 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2 गुनी है। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद निकाल लीजिए कि कितना लेना चाहिए एक दिन में एक वसा की मात्रा। अगला न्यूट्रिएंट्स आता है विटामिन्स। और विटामिन्स आप जानते हैं कि विटामिन 6 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई और के। जो विटामिन ए है, उम, उसको तो आपको पता होगा कि उसके कारण क्या हो जाता है, आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो जाता है और साइनस हो जाता है, वही नाक का बहना और सूखी-सूखी आँखें हो जाती हैं, रतौंधी। ये सब विटामिन ए की कमी के कारण है। विटामिन ए का एक ही स्रोत बताऊँगा मैं, कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, बस एक स्रोत सुन लीजिए आप। गाजर है जो मेन स्रोत है, नंबर 1 स्रोत विटामिन ए का। विटामिन बी पे आते हैं। विटामिन बी में जो बड़े-बड़े स्रोत हैं, जैसे गेहूँ जो अधिकतर हम खाते हैं, दूध इसका मेन है। मेन सोर्स है दूध। ए का भी है वही, लेकिन बी का ज़्यादा है क्योंकि बी के अंदर अधिकतर बी के पार्ट हैं जो ना, बी1, बी2, बी3, बी11, 12 तक, तो उनमें दूध ही अधिकतर आता है। और तो आप दूध ले सकते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया जो रोग हो जाता है। अब एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऊतकों में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, वही एनीमिया है। एक और रोग सुना होगा जो कॉमन ही है, अधिकतर हम लिख के आते हैं को एग्ज़ाम में, कि विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी वही है, कुपोषण जिसे कहते हैं, या फिर व्यक्ति चल नहीं सकता, वही है सब बेरी-बेरी रोग। तो इसके सोर्स मैंने आपको बता दिए, दूध है, दूध से उत्पाद जितनी भी चीज़ें हैं सब भरपूर। अनाज लीजिए, मांस ले सकते हैं तो, नहीं तो गेहूँ, मछली, चावल, दूध, दाल इत्यादि सब बी के सोर्स हैं। और अब आते हैं सी। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी दांतों और मांसपेशियों से संबंधित है। दांतों की जितनी समस्या होगी सब विटामिन सी से संबंधित है, और मांसपेशियों की जो कमजोरी जैसी समस्याएं वो सब सी में ही आती हैं। अब क्या है इसके सोर्स? इसकी सोर्स है खट्टी चीज़ें, बस और कुछ नहीं है। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। सूखा रोग मतलब यहाँ पे विटामिन बी में था कुपोषण, बेरी-बेरी जो शरीर से संबंधित था, कमजोरी से। लेकिन विटामिन डी है हड्डियों से संबंधित। विटामिन डी सूखा रोग या फिर रिकेट्स जिसे बोलते हैं, तो हड्डियों का रोग है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जब देखा होगा आपने, वो सब होता है विटामिन डी के कारण। और विटामिन डी आपको पता ही होगा कि सूर्य की किरणों से मिलती है सुबह सुबह। अब विटामिन के पे आते हैं। विटामिन के की कमी से केवल एक ही रोग होता है, वो है और मैंने एक ही पता लगाया है, इसलिए मैं एक ही बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता, अधिकतर मैं एक ही ढूंढ पाया हूँ। तो जब आपका कहीं से कुछ कट जाता है, कोई त्वचा आपकी कट जाती है, तो जब वहाँ से ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड का ज़्यादा बहना वही विटामिन के की कमी का कारण है। तो आपकी विटामिन के कहाँ से पूरी कर सकते हैं अपने अंदर, बॉडी के अंदर कहाँ से इसकी भरपूर मात्रा ले सकते हैं? वो है, दो ही बताऊंगा, दो सोर्स, मूली और पालक। बस मैं ज़्यादा सोर्स नहीं बता रहा हूँ इनके सभी के।
वही सोर्स बताऊँ जो अधिकतर सब ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो नहीं ज़्यादा महंगी वाली। अगला पोषक तत्व है मिनरल्स, यानी कि जिसे हिंदी में खनिज लवण कहते हैं। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर का विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। या फिर आप बताऊं तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सफ़ेद भाग होते हैं ना, हड्डियां हो गई, दांत हो गए, तो ये सब कैल्शियम से ही बने होते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण ही ये सब होते हैं, इनसे संबंधित समस्याएं। तो इनको पूरा कैसे कर सकते हैं आप? तो दूध पी सकते हैं, दूध से संबंधित जितने पदार्थ बनते हैं उन्हें ले सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं। ये बस कॉमन से कुछ स्रोत है इसके, इनको आप लेकर कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं। दूसरा खनिज लवण है आयरन। आयरन की कमी से खून की कमी यानी कि एनीमिया हो सकता है। और दूसरा, थकान जैसी महसूस होती है, तो इसकी भरपूर कैसे कर सकते हैं? इसकी मात्रा को पूरा कर सकते हैं हम, जितनी भी सारी हरी सब्जियां हैं उनको खाएं, पूरा हो जाएगा। अधिकतर जैसे सारी सब्जियों में सभी में पाया जाता है। जो साग खाते हैं अधिकतर, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं। तीसरा मिनरल है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जो गले में होती है ना नीचे, और वो गला फूला सब नज़र आता है, ऐसा बस कुछ। तो उसको पूरा कैसे कर सकते हैं आप भुने हुए आलू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, ये उसके स्रोत हैं। ठीक है, कॉमन से 3 है। अगला खनिज लवण है जिंक। अब जिंक, और दूसरा, और इससे अगला वाला है सेलेनियम। जिंक के स्रोत हैं मूंगफली, और सेलेनियम के हैं मछली, चावल इत्यादि सब। और ये दोनों के दोनों खनिज लवण। इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, दोनों इम्यूनिटी से। तो दोस्तों, ये थे 6 न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैंने जैसे तैसे करके ख़त्म कर दिया, आपको पता लग गया होगा कि क्या ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और कौन से न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा महत्व है वो मैंने सीरीज़ वाई इनको लिखा हुआ है। पहले नंबर पर जो है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरे का उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, सॉरी। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा, फिर मतलब सीरीज़ से जिसका ज़्यादा महत्व है वो सबसे ऊपर, फिर सीरीज़ वाई नीचे कम कम होता जा रहा है। और इसमें मैंने जो सोर्स डाले हैं, मतलब जो इन 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सोर्स बताए हैं वाटर को छोड़कर, जो सोर्स हैं वो ही हैं जो अधिकतर ले सकते हैं। मतलब एक तरह से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के लेवल की ही सोर्स बताएं जो उन्हें खा सकता है, इतना ज़्यादा पैसे नहीं हो। अभी मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी से संबंधित 2 मिनरल्स बताए थे, जिंक और सेलेनियम। और 2 न्यूट्रिएंट्स और अलग हैं मिनरल्स में, 2 ही मिनरल्स ये हैं, लेकिन 2 न्यूट्रिएंट्स और अलग हैं जो इम्यूनिटी से कनेक्टेड हैं, वो है प्रोटीन और विटामिन्स। तो इनकी भी कमी ना होने दें, आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी। विटामिन्स तो पक्का इम्यूनिटी से हैं ही, क्योंकि जो विटामिन सी है, ये सब चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी से कनेक्टेड हैं, और प्रोटीन भी। और मिनरल्स 2 आपको मैंने बताई दी, तो इम्यूनिटी भी हाई होगी जब आप इनकी मात्रा हाई रखेंगे, मतलब जितनी होनी चाहिए। और शुरू में मैंने आपको एक सोर्स बताया था जो अधिकतर इन सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है, वाटर तो अलग है। तो वो कौन सा बताया था? मिल्क बताया था। तो मिल्क, आप सोच रहे होंगे कि मिल्क क्या पिए, मिल्क वो तो बच्चे पीते हैं। नहीं, मिल्क बहुत ज़रूरी है। और मिल्क को मैं बताऊं आपको, दूध को विदाउट शुगर पीना चाहिए, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब आप मुझे ये लगता है कि जब हम शुगर डाल देते हैं तो उसकी जो जितनी भी क्वांटिटी अंदर, जो भी उसके अंदर पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, और शुगर डालने से उसके अंदर फैट बढ़ जाता है, और वो चीज़ें कम हो जाती है जो उसके अंदर हैं, प्रोटीन या और भी जो भी पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए विदाउट शुगर पीने की कोशिश कीजिए, आपको आदत हो जाएगी, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये, इन सब की भरपूर होएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, मस्ट टेक इट। तो ये था ए ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिशन एनालिसिस।